बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुमा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ ये हैं इमरान हसन। बिलीव कर लिया कीजिए कि नया एपिसोड है। मैं इमरान हसन, ये अरमला हसन, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से, आपकी सुबह हो चुकी है, देखती आंखों, सुनते कानों, और आज कल से मैं कह रहा हूँ बहते नाकों, क्योंकि और बंद गलों के साथ आपको खुशामदीद, क्योंकि यही है लाहौर का और ज्यादातर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का मौसम। हम लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, हम इस सर्दी से उलझ रहे हैं और फिर सर्दी हमें बता रही है कि कैसे होता है, लेकिन एहतियात कर भी रहे फिर भी उसके बाद खैर ये भी समहाउ बात ठीक है। बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं इसके मुताबिक बच्चों के अंदर ये जो फ्लू है, नज़ला जुकाम, इसके साथ साथ बुखार, गला खराब, खांसी, ये बहुत ज़्यादा है। सो बच्चों के हवाले से प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। उसका एक ही हल है कि बच्चों को मास्क पहना दें, बाहर भेजते हुए उनको अच्छे अच्छे गर्म कपड़े पहनाएं, कोजी कोजी रखें और ठंडा गर्म ना होने दें। हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि समटाइम्स आपने गाड़ी में हीटर लगाया होता है और जैसे आप एकदम से बाहर निकलते हैं या आप घर से किसी हीटर वाली रूम से आप गाड़ी में आते हैं तो आपको ठंडा गर्म होता है और उसकी वजह से आपके मसाइल हो जाते हैं। सो बी सेफ एवरीवन। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध के डेरे हैं। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक काफी मुतासिर हुई है और आज सुबह भी जब हम घर से आ रहे थे तो जिस एरिया से हम दोनों आते हैं, इनफैक्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध थी और मोटरवेज के कई सेक्शन जो हैं ट्रैफिक के लिए बंद किए गए हैं। M1 पेशावर से रशकई तक और M2 पर लाहौर से कोट मोमी तक गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही है। ओवरऑल जी, अगर आप मोटरवेज से ट्रैवल करने वाले हैं तो आप एहतियात से करें और मैं हमेशा कहती हूँ हीरो बनने की कोशिश ना करें, एहतियात से चलाएं गाड़ी। नहीं, हीरो लाहौर पुलिस बनने भी नहीं दी आपको, अपने लाइसेंस के साथ ट्रैवल करें, नहीं तो लोग फड़े जा रहे हैं बहुत ही। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि उम्मीद है आप रात को बहुत सुकून से सोए हैं और बहुत लंबा सोए हैं, आपने पिछले पूरे साल की नींद पूरी कर ली। आप कहेंगे ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज की जो रात थी वो पाकिस्तान में सबसे लंबी रात थी। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि जी हम तो जितना कल सोए उतना ही आज से भी। कहने का मतलब ये है कि हर साल एक दिन और एक रात ऐसी आती है जो सीजन में सबसे लंबी होती है और फिर रातें छोटी होना शुरू हो जाती हैं, दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं। आज का दिन सबसे छोटा दिन है अगर आप हमारी तरह ज्यादा काम करना पसंद नहीं करते तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। आज का दिन आपके लिए है, आज का दिन सबसे मुख्तसर दिन है, काम चोरों का दिन है। काम चोरों का कौमी दिन नहीं मनाया जा रहा, ऐसी बातें नहीं करते टीवी पे। अच्छा सॉरी, हम हमारा दिल नहीं कर रहा। तीन दिन है क्योंकि सर्दियों और गर्मियों के बीच में एक दिन और एक रात ऐसी आती है साइंटिफिकली, जो कि सबसे लंबी रात होती है। एक्सप्लेन ना करें यार, हमने ब्लंडर कर दिया, सूरत हाल खराब कर दी ना आपने, अब उसको कवर भी तो करना है। खैर जी, मुख्तसर तरीन दिन है आज और इसके बाद दिसंबर हॉलीडेज अभी आनी है ना, दिसंबर स्टार्ट होगी बच्चों को। अच्छा, स्टार्ट हो गई है, ओके। और ये 2 जनवरी तक बच्चों को स्टार्ट है। आपको सड़कों पे वीरानी से अंदाजा नहीं होता कि आप सुकून से आ जाते हैं ऑफिस? नहीं, वो जब मैं वीरानी देखता हूँ मुझे लगता है कहीं कोई और सड़क ना खोद दियो लाहौर वालों ने। नहीं, प्रॉब्लम ये हुई नहीं, बल्कि अच्छी बात है कि बच्चों को स्कूल की 10 से 12 दिनों की छुट्टियां हैं, जिसकी वजह से लाहौर में ट्रैफिक भी सही हो गई है। ठीक है, स्कूल का रश होता है, लेकिन कोई बात नहीं जी। आज आप वीकेंड की तैयारी करें। हम बहुत खुश हैं कि कल हमारी छुट्टी है। आप में से बहुत सारे लोग ऑफिस जाएंगे, इस बात पे हम बिल्कुल खुश और छुट्टी अच्छी बात है कि मुख्तसर तरीन दिन छुट्टी वाले दिन नहीं आया। छुट्टी को नहीं था, सैटरडे को नहीं था। बातें लंबी हो गई हैं, हमने बड़ी खबर पे जाना है। मुल्क की इलेक्शन के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुल्क के अंदर और कुछ लोग कह रहे हैं कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए वक्त ज्यादा दिया जाए। कैसे, इस पे बड़ी खबर में बात करते हैं। सियासी सूरत हाल और इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इस वक्त कागजात नामजदगी की, एज इमरान सेड, वसूलियों का सिलसिला जारी है। शेड्यूल के मुताबिक आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है। फॉर्म हासिल करने वाले या जमा करवाने वालों में जो बड़े नाम सामने आए हैं उनमें मुस्लिम लीग नून के जो नवाज शरीफ, जिन्होंने 2 हलकों लाहौर के NA 130 और मानसेरा के NA 15 से कागजात नामजदगी जमा किए हैं, हासिल किए इनफैक्ट। और शहबाज शरीफ साहब की बात की जाए तो उन्होंने लाहौर के NA 123, कराची के NA 242 और एक सूबाई हल्के से नामजदगी फॉर्म हासिल किए हैं। दूसरी जानिब मरीम नवाज साहिबा की बात की जाए तो उन्होंने भी 2 सूबाई और एक कौमी असम्बली की सीट से कागजात नामजदगी वो जमा करवा चुकी हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी बात की जाए तो आसिफ अली जरदारी साहब, नवाब शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना से इंतखाबी फॉर्म हासिल कर चुके हैं। जबकि IPP की बात की जाए तो जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे NA 155 से कागजात नामजदगी हासिल कर चुके हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 दिन मिलने के बावजूद
मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जो कागजात नामजदगी इसकी जमा कराने की तारीख में तोसी का मुतालबा किया जा रहा है। और अभी तक ये मुतालबा जिन जमातों ने किया है इसमें मुस्लिम लीग नून, JUIF और MQM शामिल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये जो मुतालबा है सिर्फ कागजात नामजदगी तक महदूद नहीं है, बल्कि इलेक्शन से रिलेटेड जो दो और बड़े इशूज हैं वो भी सामने आए हैं। बिल्कुल, और बड़ी खबर तो इसमें यह भी है, जो पहले 4-5 रहनुमाओं के नाम लिए माशाल्लाह सभी के बच्चे भी शामिल हैं, अब्बा जी और बेटा जी या बेटी साहिबा। सो अगर आप मॉरिसी सियासत को पसंद नहीं करते तो ये 4-5 नाम आपके लिए नहीं थे। अगर करते हैं तो फिर ओबियसली आप का हक है इसको पसंद करना। खैर, लेवल प्लेइंग फील्ड इज अ कॉमन फिनोमिनन जिसको डिस्कस किया जा रहा है। कुछ सियासी जमातें इसकी भी शिकायत कर रही हैं। हल्का बंदियों पर तो सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। इस पर हल्का बंदियों के हवाले से ये मामला देखा जाए तो मुकदमेबाजी का इस वक्त एक सैलाब है, और ऐसा है कि अगर इस के अंदर उलझा गया तो ऐसा लगता है कि मुकदमे ही मुकदमे होंगे। हर कोई आके एक एप्लीकेशन दे देगा कि जी मेरा हल्का डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैं मेरे कलीदी सियासी रहनुमाओं को ये देखते सुन रहा हूँ, ये कहते सुन रहा हूँ कि वो लोग इस बात पर मुझसे हैं कि जी हमारे हल्के तब्दील किए गए हैं, और इससे सियासतदान की जो पोजीशन है उस पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि उसने वर्क किया होता है उस इलाके के ऊपर, हल्के के लोगों से इंटरेक्ट किया होता है, काम किया होता है, इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, सो इससे फर्क तो पड़ता है। बहरहाल जनाब, इस हल्का बंदियों के मामले पर क्या सूरत हाल सामने आती है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी की भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से हैं। कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये क्लेम करते नजर आते हैं कि जब वो आरोज या जब वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराने जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अब देखना यह है कि इस वक्त सूरत हाल क्या आती है। क्या तमाम पार्टीज लेवल प्लेइंग फील्ड 8 फरवरी से पहले ये राग अलापना छोड़ देती हैं कि हमें मसला है, या फिर हुकूमत इसमें कामयाब हो जाती है कि एक एतमाद दे दे? इस वक्त हमारे साथ इलेक्शन कमिश्नर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल नदीम हैदर साहब मौजूद हैं। उनसे एक तो हम ऑफिशियली सिचुएशन जानेंगे कि वो इस वक्त हमें क्या आगाह कर सकते हैं इस सूरत हाल पे, एंड ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ उनसे जानेंगे, और इसके साथ साथ हमें कुछ नुमाइंदगान भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। फिल वक्त हम सबसे पहले नदीम साहब से आगाज कर लेते हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अभी हम इलेक्शन के कागजात नामजदगी के हवाले से बात करें। आज आखिरी दिन है। मोहलत के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारे सियासी रहनुमा जिनके हमने नाम लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात है, उन्होंने कागजात तो हासिल कर लिए हैं, लेकिन जो तौसी का मामला है कि ये कागजात नामजदगी के लिए जो तारीख है उसमें तौसी की जाए, इस हवाले से भी बताइएगा, और ओवरऑल अपडेटेड क्या सिचुएशन है उसको भी डिस्कस कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त हमारा नॉमिनेशन का प्रोसेस चल रहा है और आज आखिरी दिन है कागजात नामजदगी जमा कराने का, लिहाजा उस सिलसिले में हमारे पास दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं जिनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके ऊपर गौर करेगा, और आवाम की सहूलत के लिए जो भी मुनासिब फ़ैसला है उसका आज इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन मुनासिब कार्रवाई करेगा यकीनी तौर पे। जी, इस पे नदीम साहब जो ज़्यादा सियासी रहनुमा है, जैसे मैं इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, या बलूचिस्तान से कुछ अहम रहनुमाओं की, उन्होंने कहा कि दस्तावेज़ात की तकमील के लिए वक्त चाहिए होता है और जो वक्त दिया गया है वो कम है। इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली की जाए पोलिंग डेट से में तब्दीली किए बगैर, तो अगर टेक्निकली मैं आपसे पूछूं तो ऐसा मुमकिन है टेक्निकली एज पर लॉ कि इलेक्शन स्केड्यूल तब्दील किया जाए लेकिन जो पोलिंग डेट है वो सेम रहे? जी देखें, इसमें हमारा जो सेक्शन 58 है उसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी वक्त भी उसमें ऑल्टर कर सकता है प्रोग्राम को, लेकिन क्योंकि ये हमारे बहुत टाइट शेड्यूल है, हमें 8 फरवरी को पोल डे है और उसको हमें मैनेज करते हुए ये तमाम चीज़ों को लेकर चलना है। फिर भी अगर कोशिश ये की जाएगी कि अगर आवाम की सहूलत के लिए इसमें कुछ मुनासिब तरमीम की जा सके तो यकीनी तौर पे की जाएगी इंशाल्लाह, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुनासिब फैसला करेगा। ठीक है, कुछ पार्टीज क्लेम कर रही हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। लेवल प्लेइंग फील्ड सिंपली मींस कि वो उस तरीके से पॉलिटिकल कैंपेन नहीं कर रहे जिस तरह उनकी मुकाबिल जमातें करी, और तहरीक इंसाफ इसमें सर फहरिस्त है। उन्होंने आपकी जो टॉप लीडरशिप है, जो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से भी इससे पहले उनके एतराज़ात रहे हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है, और इस बात को मुमकिन बनाने के लिए कि 8 फरवरी के इंतखाबात किसी तौर पर भी काबिल एतराज़ ना हो, कोई किसी का उस पर एतराज़ ना हो, शफाफ हो, क्या इक़दाम कर रहा है इलेक्शन कमीशन? जी देखें, इलेक्शन पाकिस्तान के दस्तूर पाकिस्तान के
आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराए, और इस सिलसिले में जो भी मुनासिब इक़दाम है वो करने के लिए इलेक्शन कमीशन पाबंद है, और वो हम अपनी आइनी जिम्मेदारी को अहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है दूसरी जमातों की लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कोई भी तासुर हमने नहीं दिया जिससे किसी को ये तासुर मिले कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हमारे इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो तमाम जमातों के साथ यकसा रवैया है और हम हर एक को प्रॉपरली ट्रीट कर रहे हैं। अलबत्ता जहाँ तक उनकी कैंपेनिंग का ताल्लुक़ है तो वो उनका अपना मामला है, वो सूबाई सतह पे जहाँ जहाँ उनको है उनको इस सिलसिले में तमाम सूबाई हुकूमतों को हिदायत भी जारी कर दी गई है कि यकसा रवैया रखा जाए और तमाम पार्टियों को बराबर के मौके फराहम किए जाएँ। अच्छा नजीब साहब, जिस तरह से अभी इमरान भी बात करते हैं, हमने इंट्रो में बात की कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इस बात पे एतराज़ उठा रहे हैं कि जब वो कागजात नामजदगी जमा कराने जाते हैं तो गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस में है कि ये मामला है, और जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के हवाले से वो एतराज़ात कर रहे हैं, ये भी तो इसी का एक हिस्सा है। देखिए, ऐसा तो अभी तक कोई वाक़या हमारी नज़र से नहीं गुजरा जहाँ ऐसा कोई वाक़या हो कि किसी को गिरफ्तार कर लिया गया हो। अलबत्ता तमाम रिटर्निंग अफसरान अपने अपने ऑफिसेज में मौजूद हैं और वो कागजात नामजदगी वसूल कर रहे हैं, और अब तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हमें पेश आया, आपके सामने मीडिया भी मौजूद है, कि किसी को गिरफ्तार किया गया हो। सही। अच्छा, सियालकोट से वैसे कल खबर आई है कि सियालकोट में जो हैदर अली साहब गालिबन उनका नाम है, और कुछ ऐसे वाक़यात भी आ रहे हैं जिसमें मुज़ाहमत का सामना है मुख्तलिफ उम्मीदवारों को, जैसे मोहसिन राजा साहब को कल मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा सरगोधा के अंदर कागजात नामजदगी जमा कराए, और ये वकला की तरफ से था। ऐसे वाक़यात आ रहे हैं सामने। अच्छा, दूसरा आपने ये हल्का बंदियों का जो मसला है, इसमें सभी जमातों के जो रहनुमा हैं उनके कुछ एतराज़ात मौजूद हैं, अगरचे के फॉर मेजोरिटी इन पार्लियामेंट जो नशस्तों की तादाद है उसमें भी कुछ तकरीबन 3 नशस्तें आई बिलीव तब्दील हुई हैं, लेकिन जो हल्का बंदियों के अंदर आबादी का तनासुब है या उसमें जो तब्दीली है इलाकाई सतह के ऊपर, वो भी कुछ उम्मीदवारों को बड़ा हर्ट कर रही है। एज ऑफ सेट के उम्मीदवारों का काम होता है, उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया होता है, लोगों के काम किए होते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको वोट्स मिलेंगे। तो इस पे इन एतराज़ों को आप कैसे एड्रेस करा है इलेक्शन कमीशन इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर? जी हाँ, देखिए, ये बहुत अहम सवाल है आपका, और मैं आपको थोड़ा सा इसका पूरा तरीक़ाकार वाज़े कर दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब हल्का बंदियाँ, जब भी आइन के आर्टिकल 51 के तहत उसमें तमाम सूबों के अंदर उनको सीटें एलोकेट की गई हैं, जबकि आर्टिकल 106 में सूबाई असम्बली की सीटों का तयन किया गया है। आइन के आर्टिकल 51 को जब हम अपने इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 17 के तहत मिला के पढ़ते हैं, तो उसके तहत जब भी मर्दमशुमारी होगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे लाजमी ये हमारी आइनी जिम्मेदारी है कि हम हल्का बंदियाँ करें। और जब 7 अगस्त 2023 को CCI ने 7वीं डिजिटल मर्दमशुमारी को मंजूर करते हुए उसके सरकारी नताइज शाया कर दिए, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे लाजिम था कि वो हल्का बंदी करे। उसके लिए तमाम हमारे पास जो इलेक्शन रूल्स है उसकी रूल नंबर 9 के तहत हर सूबे के लिए डिलिमिटेशन कमिटीज़ बनाई गई थी, जिन्होंने अपना काम बहसन तरीके से अंजाम दिया। तो इब्तिदाई फहरिस्त जो है हल्का बंदियों की वो 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी गई थी। उसके बाद उनके 30 दिन के दौरान उनके ऊपर एतराज़ात और तजावीज़ वसूल की गई थी, जो उसके 28 अक्टूबर तक इन तमाम हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ात और तजावीज़ वसूल की गई। ठीक है, ठीक है। और फिर 30 दिन का टाइम इलेक्शन कमीशन के पास था, जिसने मुकम्मल समाअत करते हुए तमाम फरीकों को सुनते हुए इन तमाम तजावीज़ जो भी हमारे पास एतराज़ात और ठीक है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि जो एतराज़ात आ रहे हैं सियासी रहनुमाओं की तरफ से वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा नदीम साहब, आपकी तरफ मैं वापस आऊँगा। हमें इस वक्त आमिर फारूक ज्वाइन कर रहे हैं, कराची से हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि वो बतौर नुमाइंदा क्या देख रहे हैं सारी सूरत हाल में। आमिर, आप सुन पा रहे हैं हमें?
जी बिल्कुल। आमिर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? ये हमें बताइए सबसे पहले, ये कुछ बातें हमारे पास नदीम हैदर साहब हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, वो कर रहे हैं इस प्रोसेस को लेकर, लेकिन आपसे बिलखुसूस में कागजात के हवाले से, जो कागजात का हुसूल है उसके बारे में जानना चाहूँगा। ये जो आम शख्सियात के बारे में हमें खबरें मिल रही हैं, क्या सभी आम शख्सियात अपने अपने हिस्से के कागजात मौसूल कर चुकी हैं? क्या अपडेट्स हैं, क्या ताज़ा तरीन है इस पर आपके पास? देखिए, जहां तक कागजात की वसूली का ताल्लुक है तो वो तो 1000 से जायद फॉर्म वसूल किए जा चुके हैं, लेकिन जहां तक जमा करने का ताल्लुक है तो उसमें 250 से जायद कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। लेकिन उसमें अगर प्रोमिनेंट अगर शख्सियात देखें तो उसमें मुस्तफ़ा कमाल है, सलीम मांडीवाला है, अब्दुल रऊफ सिद्दीकी है, अब्दुल हसीब है MQM के, इसी तरह पीपल्स पार्टी के। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं आए। कल सलीम मांडीवाला ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कागजात के जमा कराने के वक्त में तौसी जरूर होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए जो नए लोग हैं, जो पुराने सियासतदान हैं, जो इससे पहले इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं, ये तो उस प्रैक्टिस से आ गए हैं बखूबी। अगर उसमें चंद एक चीजें ज्यादा भी मांगी गई हैं तो उनका एक निजाम मौजूद है, उनका पूरा इलेक्शन सेल मौजूद है, हर पार्टी का अपना अपना, तो वो उसके तहत काम करते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए जरूर मुश्किल है। लेकिन समझ में अभी तक ये नहीं आया कि जो सियासी जमातों के बड़े रहनुमा हैं, खास तौर पर जो तीनों सियासी जमातों के सरबराहान हैं जो कराची से इलेक्शन लड़ते हैं, वो उन्होंने अभी तक कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। आज आखिरी रोज है। अगर इलेक्शन कमीशन ने आज ही का वक्त दिया, अमूमन होता है कि रात 12 बजे तक वक्त दे देते हैं। किन रहनुमाओं की बात कर रहे हैं? किन रहनुमाओं की बात कर रहे हैं? नाम ले लीजिए। देखिए, एक खास तौर पर चूंकि शहबाज शरीफ के जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनके ऐलान किया गया था कि NA 242 की माड़ी से वो इलेक्शन लड़ेंगे। गुज़िश्ता 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लिया था, ऐलान किया गया, लेकिन आए नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी, चूंकि रिवायती सीट है उनकी, उनके खानदान के दीगर अफराद भी यहाँ पे जीतते रहे हैं और शिरकत करते रहे, लेकिन चूंकि 2018 में बिलावल भुट्टो लियारी की नशिस्त से हार गए थे। अब देखना यह है कि क्या वो दोबारा इसी नशिस्त का चुनाव करते हैं जो लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, या फिर वो लड़काना की सीट का वो उसी ऐलान तक महदूद रहते हैं जो उन कह चुके हैं कि वो लड़काना से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात करें, MQM के जो सरबराह हैं, कन्वीनर हैं, उन्होंने भी अभी तक कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने कागजात नामजदगी नहीं जमा कराया और उनके लिए आमिर साहब, इस प्रोसेस को बताइएगा। ऑब्वियसली बस हसूल जो है इन कागजात का और फिर जमा कराने, जैसे आपने कहा कि रात 12 बजे तक अमूमन ये तौसी कर दी जाती है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन तौसी नहीं करता इस डेट पे, तो इन सीट्स के ऊपर जिन पे आप आम शख्सियात के नाम ले रहे हैं, फिर क्या एक सिचुएशन क्रिएट होगी? ऑब्वियसली इन्होंने ऐलानात किए हैं और अपना गढ़ है, जैसे पीपल्स पार्टी की बात करें, शहबाज शरीफ की बात करें, अगर ये नहीं वसूल करते तो उसके बाद क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है अगर एक्सटेंड नहीं होती डेट? देखिए, इनके लिए जो सियासी जमातों के रहनुमा, इनके लिए बहुत बड़ा मसला नहीं बनेगा, क्योंकि इनकी चीजें तैयार हैं। अगर आप देखें, अगर मुस्तफा कमाल पहले दिन कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं तो दीगर लोग दूसरे दिन क्यों नहीं करा सकते या तीसरे दिन क्यों नहीं करा सकते? इनके लिए, इनसे ज्यादा उन नए उम्मीदवारों और आजाद उम्मीदवारों के मसाइल होते हैं जिन्हें इसकी प्रैक्टिस नहीं होती और वो पहली मर्तबा इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और यहाँ पर रिटर्निंग अफसरान के पास आके वो परेशान होते हैं कि हमें क्या क्या चीजें जमा करनी है। नहीं होते कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका आमिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। नदीम साहब, आपने ही, आमिर फारूक हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे इस वक्त क्या सूरत हाल है। दूसरी जानिब हमें कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ही दे दें, किन खतूत पे सोच रहा है इलेक्शन कमीशन? क्या इस तारीख को एक्सटेंड किया जा सकता है कागजात नामजदगी की? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो दरख्वास्तें आई हैं उनके ऊपर आज उनकी जो भी मुनासिब फैसला होगा और उसके लिए उसमें ज़ाहिर है पेश नज़र जो रखी जाएगी चीज़ वो अवामी सहूलत के तहत जो भी मुनासिब। और नदीम साहब, वक्त चूंकि कम है, एक और बड़ा अहम मामला है वो ANP और तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशानात के हवाले से है। और आज तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के ऊपर भी जो फैसला है पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, वो भी इलेक्शन कमीशन मुतवक्के है कि आज कर सकता है। आज चांसेस है कि ये फैसला भी हो जाएगा? इंशाल्लाह ये ज़ेर समाअत है ये चीज़, तो इस पर मैं कोई कमेंट तो नहीं करूँगा और इसका जो भी फैसले हैं वो महफूज हैं और आज उनको अनाउंस कर दिया ठीक है। आज फैसलों को अनाउंस कर दिया जाएगा, आप कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सैयद नदीम हैदर साहब, एडिशनल डायरेक्टर जनरल कमीशन पाकिस्तान, हमें इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दे रहे थे। इस वक्त इलेक्शन कमीशन किन खतूत पे काम कर रहा है और इसके साथ साथ हमने कराची से अपडेट्स भी ली। बिल्कुल, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ब्रेक से पहले हमारे पास हमारे पास बिलावल साहब की एक बड़ी जबरदस्त फुटेज है, माजरत वो जरा चाहता हूँ हम दिखा दें और फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल एक तकरीब के अंदर थे और उस तकरीब में जी उन्होंने, उनके सामने एक नज़्म पढ़ी गई
गई माँ के हवाले से, जिस पर वो आबदीदा हो गए। तो इस पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये पोस्ट कर रहे थे कि माएँ तो सांझी होती, इसमें कोई शक नहीं। और हमें बहुत दुख है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की रहलत का। यकीनी तौर पर उनकी वालिदा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए, अपने पार्टी कारकुनों के लिए वो माँ जैसी थी, तो उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। ये बहुत इमोशनल नजर आ रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और ऑब्वियसली एक माँ को याद करना और इस तरह से एक नज़्म का पढ़ा जाना, बार बार उन्होंने अपने आंसू ही पहुंचे, लेकिन डेफिनेटली याद करते हैं, हम सब करते हैं। इनफैक्ट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बात करें, बड़ी ज़बरदस्त लीडर थी जो उन्होंने मुल्क के लिए काम किया या अपनी जमात के लिए काम किया, जो एक लेगेसी सेट की, ऑब्वियसली वो काबिल तारीफ। और दिसंबर बड़ा भारी होता है जी पीपल्स पार्टी के ऊपर, चूंकि जाहिर बात है दिसंबर के अंदर ही उनकी बरसी भी है और इस मौके पर इज्तिमा भी होता है पब्लिकली। कुछ लोग बिलावल की ऐसी तस्वीर को या ऐसे स्क्रीन शॉट्स को बतौर मीम्स भी इस्तेमाल करते हैं सियासी मकासद के लिए, तो ये इंतहाई गलत है। मैंने देखा है, मुझे आज मौका मिला तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो उनके रोने की फुटेजेस हैं या इस तरह की तस्वीर हैं, इट्स अ नेचुरल थिंग। आई मीन किसी भी सियासतदान के लिए, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द के लिए, जो उसकी फैमिली है, जो उसकी मदर है, उसकी मोहब्बत तो लाजवाल है, तो हमें एहतराम करना चाहिए। हम बिलावल साहब के दुख में भी शरीक हैं और हमने कहा कि वीडियो आपको दिखाएं। एक ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपको दिखाएंगे हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक और उफैरा फैज आज बात करें कि साल 2024 में हमारे क्या गोल्स होने चाहिए, इनको कैसे अचीव करना चाहिए और आपकी ज़ात की तरक्की के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस पर बात हो रही है आज के सेगमेंट माइंड मैटर्स में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि दिसंबर का ये जो मंथ है आपका बहुत भरपूर तरीके से और तैयारियों में गुजर रहा होगा, क्योंकि दिसंबर का मंथ आते ही न्यू ईयर की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। नए साल की खुशियां मनाने की हम कोशिशों में लग जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम एक रेजोल्यूशन भी सेट करते हैं और ये एक ट्रेडिशन बन चुका है। तो आज हम वकार अहमद मलिक साहब से बात करेंगे इसी टॉपिक पर और उनसे ये भी जानेंगे कि उनका न्यू ईयर का रेजोल्यूशन आखिर क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। वकार साहब, मैं आपसे सबसे पहले तो ये चीज जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करना इंपॉर्टेंट क्यों है? मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक अच्छा मतलब एक माइलस्टोन आ रहा होता है, एक अच्छा बहाना है बेसिकली, एक ऐसा बहाना आ जाता है जो आप अपनी ज़िंदगी की तब्दीली के हवाले से कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं और दोबारा से चीज़ें गोल्स सेट कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टारगेट्स अपने दोबारा से सेट कर सकते हैं। तो एक अच्छा बहाना है, एक अच्छी पुरानी ट्रेडिशन है। इस ट्रेडिशन ने कोई इतना अमल नहीं किया, मतलब अमेरिकन एक स्टडी है बेसिकली अमेरिकन पे कि अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं वो जो भी रेजोल्यूशन सेट करते हैं तो 9% जो है उनका रेट है आउटकम का। हाँ जी, टोटल 9% जो है वो उस पर अमल कर पाते हैं। तो थोड़ा सा शायद मेरा ख्याल है कि एक तो प्रैक्टिकल होना चाहिए और थोड़ा सा इस हवाले से बहुत ही हो सकता है ना कि आप एक बहुत ही ऐसा चीज़ें सेट कर लें जो कि बिल्कुल ही अमली ना हो या उस तरह उस पर आप अमल ना कर सकें, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आप हों और बाकायदा आप करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा जो था वो शायद कोई 70% 2023 रहा है, बट 2024 पे आप आगे जाके बात कर लेते हैं कि जबरदस्त, बड़ा अच्छा परसेंटेज है। हाँ, 70% भी आपने अचीव किया है, पिछले सालों से तो ठीक था। जबरदस्त। तो बाकी जो है जो रेजोल्यूशन की आप बात कर रही हैं इस वक्त, 2024 का आपका रेजोल्यूशन क्या है? मेरे रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं। एक पहले जनरल बात कर लेते हैं कि अच्छा, जनरल लोगों को जो मेरे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो लिटरेचर होना चाहिए, यानी आर्ट होनी चाहिए। आर्ट में लिटरेचर है या म्यूजिक है या मतलब उसमें पेंटिंग्स आ जाती है बहुत सारा, लेकिन हर वो काम कीजिए लिटरेचर में, वो चीज़ें पढ़िए जो कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आ जाए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। हाँ, अगर वो मौसर तो तभी है अगर आपकी ज़िंदगी में तब्दीली। मसलन मैं एक नावल पढ़ रहा हूँ, उसमें सारी जुज़ियात निगारी है और थ्रू आउट जो है वो ठीक है, एक जमालियाती हवाले से बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, स्टोरी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन कि उसने अगर मेरी ज़िंदगी पे कोई असर किया है, मुझसे कुछ हैबिट्स छुड़वाई हैं या कोई न्यू हैबिट्स जो हैं वो डेवलप की हैं, कोई इतना वो उसकी असरअंदाजी थी, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो लिटरेचर जो है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। यानी कोई भी ऐसा नावल जो आपको 2-3 ऐसे आइडियाज़ दे जाए जो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आ जाए, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। लैंग्वेज बहुत अच्छी चीज़ है, न्यू लैंग्वेज, और उसकी वजह यह है कि अभी जो जदीद दुनिया है इसके अंदर वो जो ऐप्स आ गई हैं तो उन्होंने इस चीज़ में बड़ी सहूलत पैदा कर दी है, और उससे पहले जो थे ज़रा दिक्कत होती थी। लैंग्वेज एक्चुअली लेटर ऑन दिक्कत होती है क्योंकि एक न्यूरल पाथवेज हैं जो कि बन चुके होते हैं, फिर एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। अगर आप कर लें तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं कोई भी नई ज़ुबान सीखने के, और वो बहुत सारे बेनिफिट्स की बहुत सारी जिहतें हो सकती हैं, बट एक जो जिहत है जो कि साइकोलॉजिकल है या
फिजियोलॉजिकल है, वो ये है कि एक स्टडी है जो कि बताती है कि अगर आप मल्टीलिंगुअल या अगर आप बायलिंगुअल हैं तो आपकी जो अल्जाइमर की जो स्टेज है वो जो सिंगल लैंग्वेज वाले से 4.5 ईयर्स यानी आपका लेट है, तो वो कम हो जाती है। तो इसका इस तरह की और बहुत सारे फ़वायद हैं। ऑफकोर्स आप तासुबात को पहचानते हैं, उनको ओवरकम करते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और लिटरेचर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो किसी और कल्चर को आप समझना शुरू कर देते हैं। बच्चों के लिए तो बहुत ही आसान है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन में आप ये कह सकते हैं कि बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे वो मखलूक हैं जिनको कोई भी जुबान सिखाई जा सकती है और वो फौरी तौर पर सीखते हैं। अच्छा, और उनका फेस भी ऐसा होता है ना, वो जल्दी पिक कर लेते हैं चीजों को क्विकली। एग्जैक्टली, मतलब ये नेचर ने रखा हुआ है कि 14-15 साल तक आप कोई भी जुबान आप बच्चों को सिखा सकते हैं और उसका बहुत अच्छे असरात होंगे उनकी आने वाली जिंदगी में। और फिर एक ऑफकोर्स टूरिज्म की बहुत ही बुनियादी चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दुनिया में जितना दुनिया खुलेगी, जितना लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, उतना ही मसाइल जो हैं वो कम होंगे। और टूरिज्म जो है वो आपको दूसरे के सच से भी रोशनास करवाता है, दूसरे के कल्चर को आप देखते हैं। एक इंटेलिजेंस की अलामत ये भी है कि आप किसी भी और कल्चर जो कि स्ट्रेंजर यानी कि एक अजनबी कल्चर जो है, अजनबी सकाफत में एडजस्ट होने की कितनी सलाहियत रखते हैं। तो जितनी आप सलाहियत रखते हैं उतने आप इंटेलिजेंट हैं, उतने आप ज़हीन हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो टूरिज्म है वो ज़रूरी है। बहुत सारे लोग फाइनेंस के हवाले से उनके कंसर्न्स होते हैं कि हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं होती, बट ये मेरा ख्याल है कि उनका, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो बहाने हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शतका मिलमी है। वरना इसकी इतनी जहतें हैं कि यानी लो बजट, ज़ीरो बजट जो टूरिज़म है उसमें ड्रिफ्टर्स आते हैं, उसमें हिचहाइकर्स आते हैं, उसमें बैकपैकर्स आते हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं। यानी आपको कोई रास्ता रोक नहीं सकता, मतलब एक पैशन होना चाहिए, और आप बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, अगर आप अपनी पूरे घर को उठा के उस सियाती मकाम पे लेके जाना चाहते हैं, अपने उस पूरे लाइफस्टाइल को, जिस तरह आप घर में रहते हैं आप चाहते हैं कि वहाँ पे भी सारी लग्जरीज के साथ जाएंगे, तो फिर तो वो पैसा लगेगा। हो सकता है। तो ये टूरिज्म जो है ये एक बहुत ही मस्त चीज़ है। ये आपकी 2-3 डेस्टिनेशंस होनी चाहिए। बच्चों का बहाना भी छोड़ दीजिए कि वो जो बच्चे हैं वो स्कूल, उनके स्कूल में छुट्टियां नहीं हैं या हम कैसे टूर पे जाएं। उसको इस तरह कैलकुलेट कर लीजिए कि वो 10 दिन जो बच्चा स्कूल में पढ़ेगा वो क्या कंटेंट है, और जो उसको आप टूर पे लेके जाएंगे तो वो वहां से कितना कुछ सीख के आएगा। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वकार साहब, अभी बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बताई है, क्योंकि लोगों को मुश्किल होती है अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करने में, तो ये तो आपने डिस्कस कर लिया। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई इंडिविजुअल अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करता है, तो क्या आने वाले साल में उसके बिहेवियर के ऊपर कोई इम्पैक्ट होता है, कोई पॉजिटिव अच्छा इम्पैक्ट आता है? डिपेंड करता है ना कि वो जिसको आप कहते हैं कि किस हद तक वो कोई मौसर चीज़ है। मिसाल के तौर पे जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करेगा उसका भी तो दिमाग देखना नहीं, वो किस हद तक ओपन है, कितना वो तासुबात पे काबू पा चुका है, कितना खौफ और तोहमात पे काबू पा चुका है, कितना कंटेम्प्रेरी लिटरेचर से वाकिफ़ है, आर्ट से वाकिफ़ है, तमाम चीज़ों से वाकिफ़ है। तो ऑफ कोर्स इस तरह के बंदे का रेजोल्यूशन तो बहुत ही फिर ब्रॉडर होगा, वो तो वाकई कुछ सीखेगा भी, वो सारा कुछ करेगा। लेकिन इब्तदाई सतह पे अगर इस तरह का नहीं भी है मामला, तो पाथवे तो यही है, यानी पाथवे तो यही है कि आपने लिटरेचर से होकर गुजरना है, आपने आर्ट की मुख्तलिफ फॉर्म से होकर गुजरना है, दूसरी लैंग्वेज को देखना है, टूरिज्म आपने करना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक वक्त में लेके आपको वहाँ पे लेके जा सकती हैं। मेरा अपना जो रेजोल्यूशन में एक बाईसाइकिल हमेशा से रही है, और उसमें होता ही है कि कोई 1000 किलोमीटर मेरे जहन में होता है कि ये कम से कम 1500 किलोमीटर पर ईयर करना चाहिए। तो वो एक अच्छी चीज़ है आपकी हेल्थ के हवाले से, और मतलब एक कमाल चीज़ है। यानी आप लाहौर में भी या किसी भी जगह पे अगर आप ऑफिस नहीं आ सकते हो, अव्वल तो हुकूमत को ये चीज़ चाहिए थी कि साइकिल ट्रैक्स होते, तो यहाँ पे बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो ये शौक रखते हैं। अभी भी इस बाईसाइकिलिंग के हवाले से जो अवेयरनेस मुहिम चलाई जा रही होती है, तो मेरी समझ से बालातर होती है कि अवेयरनेस से हो सकता है कि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों में है, मसला तो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो है ही नहीं, तो ट्रैक्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगेन वो आप अपने मोहल्ले में या जहाँ पे भी आप हैं, तो साइकिलिंग को तो अपनी उसका ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। अच्छा वकार साहब, मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं या एक इंडिविजुअल की बात करूं, हम अपनी रेजोल्यूशन सेट कर लेते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ ईयर जब हम बैठ के सोचते हैं कि पूरा साल गुजर गया लेकिन हम उस पर कुछ काम नहीं कर पाए, तो क्या तरीकाकार है और क्या प्रोसेस है जिसको करके हम अपने रेजोल्यूशन को बाय द एंड ऑफ ईयर फुलफिल कर सकते हैं? अब मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये भी होना चाहिए कि एनिमल्स और प्लांट्स के हवाले से इनके हवाले से एक सेंसिटिविटी या एक पैदा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि मैं एक रेजोल्यूशन में इस चीज़ को सेट कर सकता हूँ कि एक 2024 में मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं जानवरों से मोहब्बत करना शुरू हो जाऊँगा, पौधों के हवाले से भी सेंसिटिव हो जाऊँगा।
ये तभी हो सकता है कि मेरे तजुर्बात में कोई ऐसा तनव्वो हो, और वो तजुर्बात में जो तनव्वो है, ये जो वेरिएशन है एक्सपीरियंसेस की, वो मेरी पर्सनल लाइफ तो बड़ी महदूद है, वो सिर्फ मुझे फ़लसफ़ा दे सकता है, ये वो अदब दे सकता है। वो मैं जितना ज़्यादा पढ़ते चले जाऊँगा तो मेरी ये जो रेजोल्यूशन है ये हो जाएगी, मतलब एक अच्छा इंसान मैं बन सकता हूँ। अच्छा इंसान से मुराद ये है कि एक तो वो दूसरे लोगों के हवाले से अच्छा है, एक उसकी अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो गई है। तो इस हवाले से जितनी भी हम चीज़ें कह रहे हैं ये उसके लिए मुआविन है। इसी तरह एक और चीज़ जो है वो ये है कि आपको एक दफ़ा ज़िंदगी में कॉस्मोलॉजी और बायोलॉजी, यानी आपको कॉस्मोलॉजी में कुछ ज़्यादा ना पड़े, लेकिन एक दफ़ा ना स्केल जो है यूनिवर्स का उसके आपको गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। वंस आपको वो बिल्कुल आपको आइडिया होना चाहिए कि स्केल कितना है, यानी सोलर सिस्टम का स्केल कितना है, या हमारी गैलेक्सी जो है उसका स्केल क्या है, या फिर जितनी भी नॉन यूनिवर्स है उसका स्केल क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको एक ओवरव्यू इफेक्ट आपके अंदर आ जाता है, आपको ये कमाल एक सलाहियत से नवाजता है। ये नहीं आप फिर ज़िंदगी को फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ देते हैं। फिर आपको हर चीज़ जो है उसके अंदर एक मीनिंग भी और इसके अलावा उसकी एक इम्पॉर्ट पर्पस भी और एक अहमियत उसके अंदर आ जाती है। आप जिंदगी से आके एक्चुअली लुत्फअंदोज होना शुरू हो जाते हैं। तो वकार साहब, एंड पे आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका 2024 का क्या रेजोल्यूशन है? म्यूजिक सीखना। एक्चुअली इससे पीछे मुझे था कि ये जो पिछला जो साल गुजरा है इसमें जो भी कोई 30-40 किताबें मैंने मुंतखब की थी कि ये पढ़नी है, वो पढ़ ली, तकरीबन पढ़ ली, और उसके बाद बाईसाइकिल वाला वो हो गया। एक चीज़ जो मुझे था कि 2023 में मुझे बाईसाइकिल पे गिलगित जाना है, वो नहीं जा सका, बिल्कुल एंड टाइम पे सितंबर में, यानी दूसरे दिन हमने सुबह जाना था, और फिर अगेन कई दफ़ा हर वेरिएबल्स आपके हाथ में नहीं होते बहुत सारे, तो अगेन ये उठा के अब मैंने 2024 में डाल दिया। ठीक है जी। एक जो है वो ये है कि मोटरसाइकिल पे एक अच्छा सा टूर ईरान, तुर्की और इस पूरे रीजन का किया जाए, ये एक है, और म्यूज़िक है। ये तीन चीज़ें जो हैं इसमें शामिल हैं। और ऑफ कोर्स जब मैं अपने लिए म्यूज़िक कहता हूँ तो अपने बच्चों के वाले से भी हूँ कि उनको भी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ना कोई। अच्छा, मैं एक चीज़ अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आपके जितने भी गोल्स हैं न्यू ईयर के, या रेजोल्यूशन कह लें उनको, ये तीनों बड़ी ऑपोजिट डायमेंशन की हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी, आप मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, कैसे रखते हैं खुद को मोटिवेटेड कि ये गोल्स मैंने अचीव करने हैं? मतलब ये कि उसमें एक्चुअली तो शौक का अमल होता है ना, मतलब एक टूरिज्म है, वो मेरा शौक है, वो मुझे पैशन, मतलब लोगों से मिलना, और बिल्कुल एक चीज़ को कहते हैं कि जब भी आप टूर करते हैं तो क्या होता है, आप एक सरप्राइजेस आपको बहुत सारा मिल रहे होते हैं, नई-नई चीजें, जो सरप्राइजेस मिलते हैं, फिर उसके बाद आप वापस आते हैं तो फिर अगले 6 महीने उस पिछले टूर को याद करते रहते हैं, उसके एक एक दिन को, और फिर अगला टूर जो है उसकी बुनत में मसरूफ हो जाते हैं। तो जिंदगी जो है वो उसको आपने गुजारना है बोर होके भी, और दूसरा ये है कि आप अपने लिए कोई मीनिंग्स तलाश लें, चाहे मीनिंग की कोई भी फॉर्म है, मीनिंगफुल लाइफ जरूर होनी चाहिए। तो उसमें आपका जितना भी रेजोल्यूशन है 2024 का, उसमें जो भी आप गोल सेट कर रहे हैं उसमें ये देखिएगा कि उसमें मीनिंग लाजमी होना चाहिए। थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर योर टाइम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेगमेंट जो है वो पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने बात की है न्यू ईयर रेजोल्यूशन की। तो जैसे वकार साहब ने एंड पे कहा कि लाइफ का एक मीनिंग होता है और उस मीनिंग को तलाश हमें जरूर करना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। वैसे तो हम कहें कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है कुछ बहुत अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन हमने बात करना है तो बात करना ज़रूरी है। बॉक्सिंग डे टेस्ट से कबल पाकिस्तान को कहना चाहिए ना कि एक पंचिंग बैग मुयसर आ गया है, और आज से विक्टोरिया 11 के खिलाफ एक 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच है पाकिस्तान का, जिस पर यह कहना चाहिए कि जंग उतार सकता है पाकिस्तान की टीम, ये कर सकती है। दूसरे टेस्ट के मुमकिन खिलाड़ी कैंगरूज को काबू करने के लिए दाव पेच आजमाएंगे। उधर पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में फिटनेस मसाइल से 2-4 है। कल एक इनफैक्ट परसों आई बिलीव एक बुरी खबर आई थी, इससे पहले आपको मालूम है अबरार अनफिट हो गए थे। फिर हमारे जो डेबिडेंट है खुर्रम शहजाद, वो पसली के दर्द की वजह से सीरीज से ही बाहर हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स अब ये कह रही हैं कि जो कौमी क्रिकेट टीम है इसके फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के बायस टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। स्पेशलिस्ट से मुशावरत के बाद पीसीबी आइंदा का जो लाएअमल है वो तय करेगा और सामने लाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ हालात अच्छे नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जी पर्थ में पहले टेस्ट में फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद जिनकी हम बात करें, उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू किया था और उन्होंने टेस्ट की दोनों इनिंग्स में मजमूई तौर पर 5 विकेट हासिल की थी। पर टेस्ट के दौरान खुर्रम शहजाद साइड स्ट्रेन का शिकार हुए, जिसके बाद फिटनेस के मिसाइल शुरू हो गए। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम ने मेलबर्न टेस्ट की तैयारियों का आगाज कर दिया है। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग
फील्डिंग हो उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कौमी टीम का जो मिडिल ऑर्डर है उसमें बैटर जो सऊद शकील साहब है, उनका कहना है कि मेलबर्न की पिच देखकर पाकिस्तान एहसास हो रहा है कि उम्मीद है पाकिस्तान की तरह उनको लग रही है वो पिच, और उम्मीद है कि दूसरे टेस्ट में जो पुरानी गलती हैं वो कहते हैं हम नहीं दोहराएंगे। मजीद भी कहा कि जी हमारे बॉलर्स नए थे, एडजस्ट होने में वक्त लगता है। बदकिस्मती से खुर्रम सिजाद की इंजरी के बाद सीरीज से वो बाहर हुए हैं। अमीर हमजा और हसन अली के पास अच्छा मौका है, ऐसा भी उन्होंने कहा। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। अवैस, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जी ठीक ठाक। अवैस, पहला सवाल मेरा, बदकिस्मती की तारीफ करें और मिसालों से वाजे करें, जिसकी तरफ इशारा है हमारे कप्तान का। ये बदकिस्मती क्या है जो हमारा साथ नहीं छोड़ रही पाकिस्तान टीम का? मैंने आप लोगों को कहा था काले बकरे ज़िबा करवाएं तभी कुछ होगा, लेकिन देखें ये बड़ी एक ब्लो जरूर है पाकिस्तान टीम के लिए। आपको पता है कि वैसे ही पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट जो उनसा वो डिस्टर्ब है। फिर खुर्रम शहजाद एक यंग फास्ट बॉलर थे, मैंने उस दिन भी कहा था कि एक अच्छा इंप्रेसिव क्यों नजर आया था मुझे लड़का कि वो लॉन्ग क्रिकेट खेलता हुआ है, 4 डे क्रिकेट उसने बहुत ज्यादा खेली है, तो आपको बॉलिंग से और खास करके रिदम से पता लगता है कि हाँ ये लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन जिस नौयत की उनको इंजरी है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि मैं इस वक्त देख भी रहा था, पढ़ रहा हूँ, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर, रिब स्ट्रेस फ्रैक्चर उनको कहा जा रहा है। और स्ट्रेस फ्रैक्चर आपको पता है कि ये बहुत मुश्किल होता है कि प्लेयर बहुत जल्दी वापस टीम के अंदर आए, इसको टाइम लगता है रिहैब करते हुए। आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल जो सी है वो इंग्लैंड फास्ट बॉलर की है, वो अभी तक वो इंजरी से निकल ही नहीं पाए। तो ये चीज जो सी आपको पता टाइम लगता है, इस चीज पे देखने वाली बात है कि पाकिस्तान टीम अब इस चीज को कैसे कॉप अप करती है। फिर एमसीजी का टेस्ट मैच सर पे, एक अच्छी बात कि आपको बीच में 2 जो प्रैक्टिस मैचेस हैं दिन के, वो प्रैक्टिस मैच विक्टोरिया के खिलाफ मिल गया ताकि आप टीम की अच्छी शक्ल निकाल सकें। लेकिन इस वक्त आपको पता है सबसे ज्यादा, चाहे बॉलर्स की हम बात करें लेकिन बैट्समैन की सबसे ज्यादा बात हो रही है कि अब बैटिंग में क्या तब्दीली आ सकती है, क्या सरफराज अहमद को रेस्ट दे के क्या रिजवान को यहाँ पर लाया जा सकता है, और लाना भी चाहिए। मैं कहता हूँ कि सरफराज अहमद से कोई पर्सनल रंजिश या वो मामला नहीं है। सरफराज अहमद का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो एशिया के अंदर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो स्वीप भी अच्छी खेलते हैं। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जहां पर बॉल थोड़ा बहुत राइज करता है तो सरफराज अहमद स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं पेस के साथ जब बॉल आता है। तो वहां पर रिजवान जैसा बैट्समैन आपको चाहिए जो कि कट और पुल अच्छा खेल सके। तो आई डोंट नो कि किस स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान टीम यहाँ पर जाएगी, लेकिन इट्स अ डिफरेंट ट्रैक। वहां पर बॉलर्स को भी सपोर्ट होती है, बैट्समैन को भी सपोर्ट होती है। अच्छी बात, पाकिस्तान को भी अच्छी सपोर्ट होगी, क्राउड वहां पर बहुत तगड़ा होता है एमसीजी में, ग्राउंड्स भी बड़े हैं। लेकिन आपको बैट्समैन वो चाहिए जो फियरलेस क्रिकेट खेले। वो फियरलेस क्रिकेट तब खेली जाती है जब आप बैट्समैन को बिठा के उसको रिलैक्स पोजीशन में करते, उसके सर पे बंदूक रख के ये नहीं कहते कि अगला टेस्ट फ्लॉप है तो तू कार जाएगा, नहीं, उसको रिलैक्स करो, उसको कहो कि यार तू जरूरत है पाकिस्तान टीम की, तुमने परफॉर्म करना है, मुझे वो फियरलेस क्रिकेट चाहिए आपसे जो ऑस्ट्रेलिया खेलता है। मुश्किल नजर आती है आपकी बैटिंग लाइनअप पे फियरलेस क्रिकेट, लेकिन होप सो आपको पता है क्रिकेट है, फनी गेम है। शायद पाकिस्तान की जो एक हम बार बार बात तो कर रहे हैं ये कोई हम कोई निचली सतह की टीम की तो बात नहीं कर रहे, हम कोई किसी लीग की टीम की तो बात नहीं कर रहे वैसे, जिसको जो प्लेयर महज एक काउंसलिंग का मोहताज है। आई मीन ये सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं। व्हाई डू दे स्टिल नीड काउंसलिंग टू परफॉर्म? आई मीन डोंट दे थिंक कि उनकी अपनी जिम्मेदारी है? इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर्स जो परफॉर्म करते हैं वैसे, तो उनके अपने ऊपर भी तो जिम्मेदारी है ना। 45 लाख से 65 लाख रुपए महीना लेने वाले हमारे प्लेयर्स और मुसलसल एक स्टार स्टेटस रखने वाले हमारे प्लेयर्स का क्या खुद कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो खुद से परफॉर्म करें, या उनको हमेशा काउंसलिंग ही चाहिए परफॉर्म करने के लिए? देखिए, 2 चीजें हैं इमरान भाई। मैं कोट करूंगा बाजिद खान की एग्जांपल, शायद आपने भी, आप दोनों ने वीडियो देखी हो सके, तो वो बड़ी गर्दिश कर रही है ट्विटर अकाउंट्स पे। बाजिद भाई ने जो, अगर आप दोनों पाकिस्तान की अगर आप बात करें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, जहां से प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलने आता है, और अगर मैं कंपेयर करूं ऑस्ट्रेलिया के, कंपेयर करूं इंग्लैंड और इंडिया के, तो ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को अराउंड 150 साल हो गया। शेफील्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। इंडिया रणजी ट्रॉफी को 100 साल हो चुका है। जो इंग्लिश क्रिकेट काउंटी है उसको 100 से ज्यादा साल हो चुका है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए। जो फ्लैम्बॉयंट क्रिकेट की बात आप करते हो, हमारा मसला ये है कि हर साल कोई ना कोई, जब भी कोई नया चेयरमैन आता है या 4 साल के बाद जब भी कोई हुकूमत चेंज होती है, 3 साल के बाद नया कोई बंदा आता है, तो वो पूरा का पूरा के सेटअप चेंज कर देता है। फिर सबसे बड़ा जो मसला है हमारे प्लेयर्स की, अगर मैं बात करूं कंपेयर टू डिफरेंट प्लेयर्स, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात करता हूं, तो वहां पर ज्यादा लड़के उनके खेलते हैं 4 डे क्रिकेट, वो बहुत ज्यादा लंबी क्रिकेट खेलते हैं। हमारे लड़के ज्यादा प्रेफर करते हैं T20 को। मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में बात की थी कि अगर मैं पूरे ट्रॉफीज को उठा के इस वक्त पाकिस्तान के देखूं, तो चाहे वो स्पॉन्सर की बात करूं, चाहे मैं बात करूं प्लेयर की बात करूं, तो प्लेयर जो यंगस्टर है वो एक ही चीज शिकायत करता है कि यार मेरी टीम में अगर बाबर आजम है, मेरी टीम में अगर मोहम्मद आमिर, कोई भी प्लेयर अगर मौजूद है,
तो यार ऑब्वियसली उसको देख के वो एक सीखता है, देख के अपना उस चीज को वो ट्रैक रिकॉर्ड पे लेके आता है। लेकिन वो लड़के होते हैं, लेकिन जैसे ऐसे अपना SNGPL का आप देख लो, उन्होंने एंड SSGC का गेस एंड टाइम पे उन्होंने अपना बैकआउट कर लिया टूर्नामेंट से। क्यों किया? क्योंकि बाबर आजम भी उनकी टीम में मौजूद थे, बड़े प्लेयर्स मौजूद थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे टूर्नामेंट के लिए। उन्होंने कहा जी ये भारी भरकम हम फीस पे कर रहे हैं और प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये जो बीच में जो काउंटी सर्किट या जो लीग क्रिकेट आ गई, जिसने इतना ज्यादा डिस्टर्ब आपका कैलेंडर किया है, तो आपके लड़के ज्यादा T20 खेलते हैं, वो इन चीजों को सूट ही नहीं करते 4-डे क्रिकेट को, तो फिर आपको स्ट्रगल पीरियड तो नजर आता है। यही सवाल मेरा इसी आपकी बात से जोड़े कि वही बात है ना कि छोटे फॉर्मेट्स की क्रिकेट की इतनी आदत पड़ गई है कि वो जो स्टेमिना या उनका वो चीजें हैं वो उस तरह से बिल्ड ही नहीं हो पाती हैं, और वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि T20 और अब T10 लीग्स भी आपके सामने हैं वो भी खेलते हैं। तो ये छोटे फॉर्मेट्स ने इन टेस्ट के फॉर्मेट को थोड़ा अपसेट भी किया है, राइट? देखिए वही चीज है ना, दो चीजें यहाँ पर। मैं हारिस रऊफ की साइड नहीं ले रहा, मैंने उस दिन भी शो में बात की थी, आपकी एक शो में बात की थी। जीतेगा भी नहीं, वो इस्लामाबाद पुलिस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब तो शादाब खान है, तो आप दोनों को चुप के ले लेंगे। जिस वक्त मैं हारिस की बात करूं तो देखें एक दो चीजें हैं। अगर ऐसे क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं भी ऐसे फास्ट बॉलर रहा हूं, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मेरी फटीक बॉडी जो है 4 डे की नहीं कैच कर सकती। मेरी बॉडी नहीं है 4 डे, मैं साफ सी बात करता हूँ। मैं T20 खेल सकता हूँ, 1 डे में खेलता हूँ, 40 ओवर्स में खेलता हूँ रेगुलर बेसिस पे। लेकिन हारिस को भी कहीं ना बैक एंड पे चीज जरूर दिमाग में होगी कि यार मेरी बॉडी फटीक नहीं कैरी करती, मेरा खुदा ना खास्ता स्ट्रेस फ्रैक्चर ना हो जाए। फास्ट बॉलर का आपको पता है कि बड़ा केयरफुली आपको हैंडल करना पड़ता है। आपके सामने की बात है खुरम शहजाद का, जितने लॉन्ग स्पेल्स उन्होंने करवाए हैं, फिर उसके बाद एक्सेसिव जब आप यूज एक प्लेयर को करते हो इस कंडीशंस के अंदर, क्योंकि ग्राउंड्स डिफरेंट है। पाकिस्तान ग्राउंड में जहां पर वो बॉलिंग करवाते हैं वहां पर आप बेसिकली बॉल थोड़ा सा आगे रखते हो। जब आप ऑस्ट्रेलिया खेलने जाते हो तो फिर आपको जोर लगाना पड़ता है, क्यों बॉलर शॉर्ट ऑफ द लेंथ रखते, क्योंकि बॉल को अपने अपराइज करवाना होता है, तो उसमें जोर लगता है। ये चीजें वैसे विकेट्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स जारी हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एज शान वाज सीन सेइंग कि मुझे तो पाकिस्तान जैसी फीलिंग आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि उनको रावलपिंडी विकेट जैसी फीलिंग ना आ जाए। आपको अगर याद हो, एक रावलपिंडी में हमारा टेस्ट मैच हुआ था, कैसी फीलिंग है ये? आई मीन इसको क्या समझे हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? देखिए ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है कि मैं खुद हैरान था। इमरान भी पिछले जो मैच खेला गया था पर्थ के अंदर, पर्थ की वो विकेट है जो पुराना स्टेडियम की बात करूं तो नया स्टेडियम बना है, दुनिया की इस 3 विकेट्स में थी। वहां पर बॉल आपकी चेस्ट हाइट से नीचे नहीं आता और अच्छी वाली पेस निकलती है। लेकिन ये ड्रॉप विकेट है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आप देखें ना तो एक वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज जो उनकी चेंज होती जा रही है कि उसको डुअल या आप कह सकते हैं कि ट्राई के लिए यूज करते हैं, कि वहाँ क्रिकेट भी होती है, वहाँ आप फुटबॉल भी कर लें, वहाँ अमेरिकन बेसबॉल भी हो रही थी। लाइक वो चेंज कर रहे हैं सिस्टम को ग्राउंड के अंदर, एक ही चीज में आप बहुत से स्पोर्ट को खिला सकते हो। ड्रॉप इन विकेट ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जो ड्रॉप इन विकेट है उसमें ज्यादा वो जो है ना ऐसा इतना ज्यादा सपोर्ट फास्ट बॉलर के लिए नहीं होता। वो ज्यादा सपोर्ट करती है बैट्समैन को, या ज्यादा वेयर एंड टेयर हो जाता है, वो जाके कहीं ना कहीं आगे जाके स्पिनर को वो ज्यादा सपोर्ट करने लग पड़ती है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन विकेट्स की बात करूं तो सबसे बड़ा जो इस वक्त आपके पास जो एक प्लस पॉइंट पिछले मैच में था, अगर मैं देखूं तो शायद वो विकेट वो नहीं थी जो कि मैंने कहा पर्थ की होती, जहां पर आपकी बैटिंग खुदा ना खास्ता शायद 80 से भी नीचे आउट हो जाती। पेस की मैं बात कर रहा हूं, डिस्टर्ब करती है आपको। अब आप एमसीजी में जाएंगे, एमसीजी एक थोड़ा डिफरेंट विकेट है, वहां पर ज्यादा बैटिंग विकेट है। टाइम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह बात होती रहेगी आपसे, बड़े मौके आएंगे कि हम मजीद इस पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। हम एक ब्रेक लेते हैं, आप हेडलाइन सुनिएगा एंड देन विल गेट बैक टू यू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम गजा की बात करते हैं। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 20,000 से मुतजाविज हो चुकी है, जबकि 52,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। शहीद और जख्मी होने वाले अफराद में निस्फ से जायद तादाद सिर्फ बच्चों और खवातीन पर मुश्तमिल है, जबकि इसराइली वहशियाना कार्रवाइयों की अगर हम बात करें तो इसमें अब तक लाखों अफराद ऐसे हैं जो कि बेघर हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज ने रफ़ा क्रॉसिंग और जबालिया कैंप जिसके ऊपर इससे पहले भी हमला किया गया था, इन समेत 230 ऐसे नए मकामात हैं जिन पर शदीद गोलाबारी की। इसके नतीजे में 100 से ज़ायद मज़ीद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सिहोनी फ़ौज ने हिलाल अहमर की जो इमारत है उसका भी घेराव किया। इसराइल की जानिब से गजा के इलाके पर कब्जे का दावा किया गया और ये इलाका शुजाइया कहलाता है। जबकि खान यूनुस की अगर बात करें तो इसमें जो यूरोपीय हॉस्पिटल है इसके करीब भी बमबारी हुई है। 55 फ़लस्तीनी यहाँ पे शहीद किए गए हैं। मुसलसल बमबारी के बायस जो गजा के तमाम अस्पताल हैं, तमाम अस्पताल गैर फाल हो गए हैं, जबकि सिहोनी अफवाज ने गजा के जो कब्रिस्तान हैं उनको भी नहीं छोड़ा है और मशरकी गजा में इसराइल ने मुख्तलिफ बिल्डोजर से इन कब्रों को रोन डाला, मिसमार कर दिया। दूसरी जानिब जो इसराइली जारियत का रद्द अमल है इसमें हमास ने जवाबी वार
वार करते हुए तल अवीव पर नए रॉकेट फायर किए। अब गुज़िश्ता 72 घंटों की सूरत हाल अगर आपको बताएं तो इसमें जो इसराइली टैंक्स हैं और बिल्डोजर्स हैं इनको नुकसान पहुंचा है और हमास के जवाबी हमलों में मुतअद्दिद इसराइली फौजी भी हलाक होने का दावा सामने आ रहा है। बिल्कुल, गजा पर इजरायली फौज के जो हम जमीनी ऑपरेशन में अब तक 137 फौजियों के हलाक होने की तस्दीक की गई है। इसराइल की जानिब से जंग में वक्फे के लिए मुज़ाकरात और यरगमालियों की रिहाई की कोशिशों पर हमास ने दो टोक जवाब देते हुए वाज़े कर दिया है कि फ़लस्तीन का कौमी जो फैसला है कि इजरायली जारियत मुकम्मल ख़त्म होने तक मज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरी जानिब जी अमेरिकन जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने तस्दीक की है कि इजरायली जंग से हमास के असर और रसूख में मजीद इजाफा हुआ है और हमास ने खुद को मुस्लिम दुनिया में फ़लस्तीनी जो कि कॉज के मुहाफ़िज के तौर पर खड़ा कर लिया है। दूसरी जानिब जी कैनेडियन वज़ीर आज़म जो है जस्टिन ट्रूडो उन्होंने इसराइल को खबरदार किया है कि इजरायली इक़दामात यहूदी रियासत की हमायत को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। गजा में दोबारा जंगबंदी हो पाएगी या नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी पर पीर से जो मौखिर वोटिंग है वो आज होने के हवाले से कुछ तवक्को की जाती है। ये जी इजराइल और गजा के हवाले से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है हमने आपको आगाह किया और इस पे हम मजीद आपको जो जो अपडेट्स होती रहेंगी बताते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी जिसमें PNCA में जो क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब हुई जिसको फ़लस्तीन के नाम किया गया और तकरीब का अहवाल बता रही है सना हुमायूं हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहती हूँ ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में। और क्रिसमस सेलिब्रेशंस का आगाज़ हो चुका है इस्लामाबाद में। इसी सिलसिले में मुनक्किद की गई है आज की यह स्पेशल शाम। सारा पीटर जो कि पाकिस्तान का फ़ख्र है, एशिया की पहली सूफ़ी सिंगर, जो आज की शाम जो है वो अपनी मौसीकी से सजाने वाली हैं। इसके अलावा आज की शाम क्रिसमस और स्पेशली फ़लस्तीन में जो भी हालात हैं उसके हवाले से आज की क्रिसमस को मुनक्किद किया गया है। इसके साथ साथ जमाल शाह रहने वाले हैं आज के मेहमान खुसूसी। तो इस क्रिसमस स्पेशल सेलिब्रेशन में आज की शाम क्या क्या होने वाला है ये सब जानने के लिए आप रहिए हमारे साथ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ द वुमन ऑफ द इवनिंग एंड शी इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, एशिया की फ़र्स्ट ओपरा सूफ़ी सिंगर। वो कहते हैं ना कि वो आई और छा गई। सारा ने आज वाकई मेरा दिल जीत लिया। सारा, इट्स लवली लिसनिंग टू यू। आपने वो कहते हैं ना 4 चांद लगा दिए, 4 तो थे 8 कर दिया आपने। सबसे पहले तो आपको इस्लामाबाद में खुशामदीद कहूँगी। हाउ इज़ द वेदर, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और ख़ास तौर पे जब आप जैसे लोग आते हैं ना जो स्माइल देते हैं तो उससे और ज़्यादा खुशी होती है। और मौसम बहुत अच्छा है और आज जिस तरह हमने बैथलहम क्रिसमस मनाया है और PNCA गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा जो है ये इसका एहतमाम किया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो हमारी खुशियों में शरीक हुए हैं। सारा, आज की खुसूसी शाम डेफिनेटली क्रिसमस सेलिब्रेशन का आगाज़ इस्लामाबाद में हो चुका है और आज का खुसूसी पैगाम जो आपने दिया, मैं आपके सेंटिमेंट्स पर्सनली जानना चाहूँगी कि इस क्रिसमस पर आपके क्या सेंटिमेंट्स हैं? इस क्रिसमस क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम का जो थीम था वो सफरिंग पे कि दुनिया भर में जो है ओके ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन एक बहुत ही दुखी दिल से, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है सफरिंग है, बहुत सारे लोग सफ़र हो रहे हैं। ख़ास तौर पे फ़लस्तीन में हमारे जो क्रिश्चियन फ़लस्तीनी है, मुस्लिम फ़लस्तीनी और जूइश फ़लस्तीनी वो सफ़र हो रहे हैं। तो हम उनकी सफरिंग को देख के किस तरह से कोई ये खुशी मना सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दुखी दिल से हम इसको सेलिब्रेट करें क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत है, उनकी पैदाइश है, तो ऑफ़ कोर्स सेलिब्रेट तो करेंगे। और दूसरी बात है ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए ही इस दुनिया में अमन का पैगाम लेके और दुखी लोगों के लिए आए थे। तो मेरे ख्याल से कि ये थीम बहुत ही अच्छी तरह से इस चीज़ को सूट कर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमाल शाह के साथ जो कि डेफिनेटली मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज है और आज की क्रिसमस स्पेशल सेलिब्रेशन के हमारे चीफ गेस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सेरेमनी। और मैं तो सबसे पहले आपके सेंटिमेंट्स जानना चाहूँगी, ऑल्दो कि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी स्टेज पे कह दिया है, लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए एक बार फिर से आपके सेंटिमेंट्स जानना चाहूँगी आज की इस शाम। इस कॉन्सर्ट को लिंक किया गया फ़लस्तीनियों के प्लाइट के साथ, जो कुछ वहाँ हो रहा है, मैसेजेस भी
बड़े पर्टिनेंट थे, पावरफुल थे, जो उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ थे, और जिस तरह से क्रिसमस को एसोशिएट किया गया विद यू नो विद अ व्हीकल, कि ये जो दिन है ये मौका जो है, इसको जैसे फ़लस्तीन के जो लोग हैं, वहाँ की जो क्रिश्चियन आबादी है, उन्होंने इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट करना जो है उससे इनकार कर दिया है एज अ प्रोटेस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है, और आई होप कि ये पैगाम जो है इफ़ेक्टिवली इसराइलियों तक भी जाए। आपका हमेशा से आर्ट में एक कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो एक्टिंग की फील्ड से हो, वो म्यूज़िक की फील्ड से हो, या वो कल्चर की फील्ड से हो, तो ये आज का कंट्रीब्यूशन भी एक बहुत ही स्पेशल कंट्रीब्यूशन है। तो मैं जानना चाहूँगी कि और मज़ीद हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि किस तरह से आप आर्ट की और मज़ीद खदमात अंजाम देते रहेंगे। जब से मैंने ये वजारत संभाली है, कुछ बुनियादी प्रोग्राम्स हमने तय किए हैं। एक तो बच्चों की इंगेजमेंट, बच्चों के लिए कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट जो इंडिजिनस कल्चरल नैरेटिव से हमने लिया है, वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं तमाम ज़ुबानों में। बच्चों की फोक टेल्स हैं, राइम्स हैं, टंग ट्विस्टर्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। उस पर हम एनिमेशंस भी बना रहे हैं, इलस्ट्रेटेड बुक्स भी होंगी। फिर हम एक टीवी चैनल लॉन्च कर रहे हैं, वर्सा टीवी, जो टोटली फोकस्ड होगा ऑन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्या नाम है, एजुकेशन ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर। उसके अलावा यूथ को हम इंगेज कर रहे हैं ताकि यूथ अपने आप को सिचुएट करे और कमिट कर ले कि उन्होंने कोई बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करना है इस सोसाइटी के लिए। मोहब्बत और अमन के पैगाम के साथ आज की शाम पहुंची अपने इख्तिताम को। सारा पीटर ने अपनी खूबसूरत आवाज़ और गायकी के ज़रिए जो खूबसूरत पैगाम इस क्रिसमस पर दुनिया को दिया है, वो आने वाले वक्तों में याद रहेगा। आई होप कि आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा। रखिएगा अपना ख्याल, क्योंकि होगी आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट तड़के तड़के, जिसमें हम अवामी जो कह लेना इंटरेस्ट की बात करते हैं। वैसे तो जब पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जिसमें सब्जियां और फल वगैरह भी शामिल होते हैं। लेकिन जब इनमें कमी आती है तो फिर चीज़ें कम नहीं होती। लेकिन आज हमारे जो सेगमेंट एंकर हैं सिकंदर भट्ट साहब, वो सब्जी मंडी में गए हैं। उन्होंने कीमतें कम कराने गए हैं। कीमतें कम नहीं, वो चेक करने गए हैं कि कीमतें कम हुई हैं या नहीं। इस पे देखते हैं हमारा सेगमेंट तड़के तड़के। तड़के तड़के। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो की सुबह तड़के तड़के के साथ मैं हूं सिकंदर भट्ट। आजकल वतन अजीज में सर्दी की तरह सब्जी भी काबू से बाहर हो रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर की सिंहपुरा मंडी में। यहां हम जायजा लेंगे सब्जियों की तलब, रसद और उनकी कीमतों का। मेरे साथ रहिएगा। दुकानदार कह रहे ने सब्जी सस्ती हो गई है, गाहक चीख रहे ने कि सब्जी महंगी हो गई है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਆਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। 3000-3200 रुपए का गोंगलू का तोड़ा, तो ही आगे की करिए। ये यहाँ की लेबर है और इनका मानना है कि सब्जी महंगी करने के पीछे जिम्मेदार का हाथ होता है, और पाकिस्तान में जिम्मेदार या बड़ों को हाथ डालना एक जुए शीर लाने के बराबर है। यहाँ पर सब्जी मंडी में जो सब्जियाँ कम हुई हैं या ज़्यादा हुई हैं, ग्राहक का इस टाइम तो रेट सबके ज़्यादा है, कम कोई चीज़ होने वाली नहीं है इस टाइम। की कर रहे हो मंडी च? सौदा लेना आए भाई। की खरीदना आए हो? गोभी लेना आए। कोई कीमतां घटियां कुटियां ने? भाई ਅਸੀਂ ਦੇ ਆਨੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਆਨੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। सब्जी ਤੁਹਾਨੂੰ महंगी तो नहीं लग रही, सस्ती है ना? ठीक मिल जाती है। कितनी सब्जी खरीदनी आई है? कौन सी? गोभी। गोभी। कीमतों की क्या कंडीशन आपने देखी है? बहुत ज्यादा है, बंदा ले ही नहीं सकता, गरीब बंदा तो। सब्जियां तो नीचे आई हैं मैंने सुना है। नहीं, कहाँ पे नीचे आई हैं? आपको अभी भी ये महंगी लग रही है? जी। मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ठीक तो नहीं चल रही है, जबरदस्ती जोर अजमाई करके सौदा लईदा उन्होंने कोलों घटा करके कि चलो कोई सानू भी आना टगा बाज जावे। अगो गाहक है? गाहक नहीं है, सौदा महंगा है इस करके नहीं है। कीमतें तो बहुत ज्यादा है। कैसे कंट्रोल होगी? मैंने तो सुना थोड़ा नीचे आई हुई मंडी। लग तो नहीं रहा।
किसी भी एंगल से नहीं लग रहा। माँ जी किस तरह चल रहा है घर का राशन? भाई बस गुजारा है और फिर क्या करना है। मटन कौरमे और मुर्ग मुसलम तो हम भूल ही गए हैं तकरीबन। भूल गए वो कितों खाएंगे। रह गई है सब्जी दाल। सब्जी दाल तो ही नहीं सस्ती है। वो केड़ी मटर देखो कितने जा रहे हैं ना, कोई सब्जी सस्ती है। मैं सुनिया सब्जियां महंगी हुई हैं अचानक। नहीं सब्जी ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲੋਂ। डाउन होने की वजह? ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਾਨਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ 200 ਹੀ ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗਾਜਰਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 300 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਵਿਕਦੀਆਂ। जिन लोगों की आई साइड वीक है वो गाजर का जूस ज़्यादा से ज़्यादा पिए। साल पहले जो कि मैं ये इसी तरह लेके जाता होता था, ये तकरीबन कह लें कोई 4-5 हज़ार के अंदर आ जाती थी। अब जो है बजट 8,000 तक 9,000 तक चला गया हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान एक 75% ज़रूरी मुल्क है, हमारे मुल्क में तो सब्जी बहुत चीप होनी चाहिए ना? लेकिन मैं आपको बताऊं इनमें दुकानदारों की भी गलतियां हैं, बहुत सी गलतियां हैं। संडे वाले दिन मार्केट आता हूँ ना तो किसी ने एक बंदे ने भी रेट लिस्ट नहीं लगाई होती। कोई एक आदमी भी नहीं है जिसने रेट लिस्ट लगाई हो। अपनी मर्जी के रेट देते हैं, जिसका जितना दाल लगता है लगा लेता है। तो ये पंजाब की सब्जी आई है, सब्जी तो अब नीचे आई है, सुना सस्ती हुई है। पर हमारे लिए लेने ये भी मुश्किल है जिसका हस्बैंड ना हो। पिछले दिनों तो ये बहुत ज़्यादा इसकी कीमत थी, तो तब आपका गुजारा कैसे होता था? आना ही छोड़ दिया था। सब्जियों की कीमत कैसी लग रही है आपको? इधर थोड़ी स्लो होती है, बाजार में महंगी होती है। कितना फर्क है? हम लोग तो पिस गए हैं कसम से। फर्क काफी हो जाता है। इधर बाजार 600 का किलो मिलता है लहसुन, इधर 400 रुपए का किलो लिया है। तरकारी खरीद रही हैं आप, कैसी हैं कीमतें? हाँ, जो हम बाजार से गली से लेते हैं ना मोहल्ले में, वो इनसे पहले से कम है। आपको ये कीमतें अफोर्डेबल लग रही हैं? ठीक है, इतनी होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? इनसे कम होनी चाहिए। प्याज भी लिया जा रहा है, 200 रुपए किलो तो प्याज दे रहे हैं। और कौन कौन सी सब्जी आपको महंगी लग रही है? गोभी भी महंगी है, 250-150 रुपए किलो तो गोभी है। मटर भी 160 पे जा रहे हैं? जी, वो भी जा रहे हैं 160 रुपए। आपसे सब्जी अफोर्ड नहीं हो रही? नहीं हो रही ना, हम इसलिए मंडी आए। मंडी में भी वही रेट है। लगता है सब्जी काफी तगड़ी बिक गई आपकी। हाँ जी, कारोबार टके के नहीं है, वेले बैठे हैं सुबह के। तो क्या वजह होगी यार? ये तो शहर के अंदर मंडी है, घरेलू औरतें भी नहीं आ रही खरीदारी करने? कराई गैस नहीं आ रहा, हांडियां नहीं पकन दियां, दुनिया परेशान हुई है। दुनिया की परेशानी का हल की होएगा? हाले वे तेल होइए 100 रुपए लीटर, ते घ्यो होइए 150 का पैकेट, ते आटा होइए 20-25-30 रुपए किलो। हल सारे हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम कर रही है, मैंने नहीं कभी की। पहले आप मोहल्ले से करती थी? हाँ जी, मोहल्ले में इधर से मोहल्ले का और इधर का फर्क है। पाकिस्तान का 75% रकबा ज़रूरी है, फसलों को दिया ने, फिर सब्जी क्यों महंगी है? सर वो ज़रूरी है, लेकिन वो दाएं बाएं चली जाती ज़्यादा रेट के चक्कर च। तो पैक हुई दुबई चली गई, फलानी जगह। कुछ पाकिस्तान से होटलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से बंद गोभी खोते खाते थी, तो आज 100 रुपए किलो है। सब्जी की कीमत के बारे में क्या लग रहा है आपको? ठीक है यहाँ पर? कई चीजें महंगी है, मैंने कहा कई चीजें सस्ती हैं। प्याज के बारे में कह रहे हैं कि ये महंगा है। प्याज महंगा है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, तो यहाँ पर सब्जी क्यों महंगी है आपके ख्याल? क्यों महंगी है मुझे नहीं पता। प्याज की कीमत का एनालिसिस करते करते एक बहुत अहम चीज़ नज़र आई है। हमने सारी ज़िंदगी इस कलर का प्याज खाया, आज एक नए रंग का प्याज मुझे नज़र आ रहा है। ये देखें, ये ऑरेंज और प्याज मिक्स हुआ लगता है। भाईजान, इन्होंने दोनों प्याजा की फ़र्क है? ये हैदराबाद से है और ये बलूचिस्तान से। सर, घर की खरीदारी होगी, तरकारी काफी मैं अंदर गाड़ी में रखा हूँ कुछ चीजें। क्या रोल है यहाँ पर? कोई महंगी है, मुनासिब है, सस्ती है, क्या कहते हैं आप? ये थोड़ी सी महंगी देते हैं, तो ठीक है, मुनासिब ही है। ड्राई फ्रूट सर्दियों की एक प्रोडक्ट है, क्या पोजीशन है ड्राई फ्रूट की कीमतों की? जी, महंगाई का वजह आजकल बहुत असर पड़ा है ड्राई फ्रूट के में। पाकिस्तान की मंडियों में ड्राई फ्रूट का जो सोर्स है वो तो अफगानिस्तान है, ज़्यादा अफगानिस्तान से आ रही है, ज़्यादा अफगानिस्तान से आ रही है। लेकिन इसमें हमारी जो मुल्क का है, पहाड़ी इलाकों का सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट हमारे अपने मुल्क का भी है, जो गिलगित से आते हैं, सवात के इलाकों से आते हैं, क्वेट से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, वजीरिस्तान से आते हैं। बेहतरीन ड्राई फ्रूट है, हमारे मुल्क में वो मौजूद है। पाकिस्तान 75% ज़रूरी मुल्क है, तो फिर भी सब्जी महंगी है। ये देखो जी, मूंगी चावल हर शायद सब्जी हर साढ़े घर दी है,
ਸੇਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਕਿੰਨੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ बाहर, बाकी गरीब ਨੂੰ मार दो। हमारे लिए वो साफ चीज नहीं है, जो साफ चीज होती है ना वो हमारे लिए नहीं है, वो गैर मुल्क के लिए, वो अमेरिका के लिए, चाइना के लिए, सऊदीया के लिए, हमारे लिए नहीं। आप यहाँ पर करीबी वादी में रहते हैं? जी मैं ये भगवानपुर में हूँ। तो महीने में कितनी बार यहाँ का विजिट हो जाता है? हर वीक में 1-2 दफ़ा होता है जी। ओवरऑल अगर मैं पूछूं तो कितना रिलीफ दिए आपको मंडी ये दे रही है? मंडी आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं जी 75%, उधर 100 था, इधर 75 हो जाता है जी बिल्कुल। 25% रिलीफ मिल जाता है इस सिंहपुरा मंडी के बायस यहाँ की मकामी और आबादी के लोगों को। इट इज़ रीजनेबल। जी तो ये था आज का शाकाहारी तड़के तड़के। मंडी में सूरत हाल कुछ ये है कि यहाँ के दुकानदार और व्यापारी हैं हुकूमत में, जिसका मानना है कि सब्जी कुछ नीचे आ गई है, जबकि ग्राहक हैं ऑपोजिशन में कि जो महंगाई के मारे चिल्ला रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। शौक हो और जुनून हो तो कोई भी रुकावट यकीनी तौर पे आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। वैसे कहने की हद तक बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, उन्होंने अपने शौक से, अपने जुनून से बहुत बड़ी मुश्किलों से वो लड़े हैं, भिड़े हैं और कामयाब हुए हैं। एक ऐसी बाहिम्मत लड़की जिनको आप अभी परफॉर्म करता देख रहे हैं, से आपकी मुलाकात करवानी है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर रहा हो और हम उसको यहाँ पे मदऊ ना करें। ये आला जिसका जिक्र मैंने किया, चंग जिसका नाम है, इसके दुनिया भर में 1000 तकरीबन नाम है और मुख्तलिफ जगहों पे इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। उम्मी तौर पे इसे मर्दों के आले के तौर पे देखा या समझा या सुना जाता है, लेकिन एक ऐसी खातून जिनको आपने बजाते हुए सुना, शाहीन गुल जिनका नाम है, इन्होंने इस साज़ को बजाने की तरबियत हासिल करने का सोचा तो उन्हें इस साज़ के असरार और रमूज सिखाने के लिए कोई उस्ताद ही मौजूद नहीं था। शाहीन गुल के शौक और जुनून की राह में इतनी रुकावटें आईं कि शायद हम जैसे लोग इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन वो अबूर करती चली गई और इस शौक की राह में उन्होंने किसी रुकावट को आड़े नहीं आने दिया। उनका कबीला भी एक रुकावट था, उनकी पब्लिक अपीयरेंस भी एक रुकावट थी, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान की वाहिद खातून है जो अवामी सतह पर इस चंग नामी साजीने को बजाती हैं। और दूसरा एक अहम अमर इसकी स्पिरिचुअलिटी है, इसकी रूहानियत है इस आले की, इस पर भी हमने बात करनी है। सो और शायरा भी हैं, हमें पता लगा शाहीन तो हमारे साथ मौजूद है। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज थैंक यू वेरी मच शाहीन गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत ज़बरदस्त आपकी हमें इन वीडियो से अंदाज़ा लगाया और दो कि हमने ऑफर आपके साले से थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हासिल करने की कोशिश किया, बट स्टिल वी रियली वांट कि आप इस अपने इस साज को लेके, इस इंस्ट्रूमेंट के हमारे देखने वालों को बताएं, इसका बैकग्राउंड बताएं, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत नई चीज़ है, डेफिनेटली बहुत सारे देखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी नई चीज़ है ये। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिया कि मैं चंग पे बात कर सकूं आपके प्लेटफॉर्म से आके। तो जनाब, चंग जो है ना सिर्फ एक साज नहीं है, एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट जैसे बांसुरी है, ये है जिसमें सिर्फ एक सुर निकलता है, नहीं, ये एक ऐसा साज है जो लोहे से बना हुआ है और जिसकी स्पेसिफिक बजाने के वक्त या सुनने के वक्त एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है और वो फ्रिक्वेंसी जब आपकी बॉडी में ट्रेवल करती है तो वो फ्रिक्वेंसी आपको ऐसा समझें कि बारिश की तरह, जैसे एक बारिश एक दरख्त को धो देती है, साफ शफाफ कर देती है, वो आपकी बॉडी को श्रिंक करके पूरा आपको स्ट्रेस से रिलीफ दिला देती है, आपको एक नेचर के साथ कनेक्ट कर देती है। तो ये इसकी खूबसूरती है। ओके, इट्स अ थेरेपी काइंड ऑफ थिंग, राइट? कि अगर आप इसको प्ले कर रहे हैं, यस, इट्स मेडिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ओह, मेडिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, वेरी नाइस। शाहीन साहिबा, जिस तरह अभी हम इंट्रो में भी बात कर रहे थे कि आपने जब इस आले के हवाले से इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने का सोचा तो कोई उस्ताद नहीं था। क्या आप वाहिद खातून हैं जो इसको बजाती हैं पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया के अंदर? और सेकेंडली, क्यों इस इंस्ट्रूमेंट को सिखाने वाले लोग नहीं हैं? क्या कि स्पेसिफिक लोगों से एसोसिएटेड है, किसी कबीले से एसोसिएटेड है ये? हाँ, अच्छा, पहली बात ये कि यस, मैं पाकिस्तान में तो वाहिद खातून हूँ, मगर दुनिया भर में नहीं, बिकॉज दुनिया में काफ़ी जो है वो और फीमेल्स हैं, काफ़ी भी नहीं भी हैं, तो मतलब कुछ फीमेल्स हैं जो बहुत खूबसूरत से खूबसूरत उसको प्ले करती हैं। और रही बात सीखने की,
तो देखें वो इसलिए उस्ताद नहीं मिल सका क्योंकि इसको हमने इतनी अहमियत नहीं दी। जो इसकी एक ख़ासियत होती है ना कि हम इसको स्पिरिचुअली जो हम नेचर के साथ और अपने रूह के साथ जो कनेक्ट करते हैं उस लेवल पे जाके हमारे यहाँ मतलब पाकिस्तान में उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया कि ये साज जो है वो एक आपको बीमारियों से भी निजात दे सकता है। तो चरवाहों का साज था, चरवाहे मॉडर्न हम होते गए, चरवाहे फिर जंगल ख़त्म होते गए, वहाँ पे चारा चरने जाते नहीं थे, जानवर लेके नहीं जाते थे चरवाहे, तो वो एक ट्रेंड था चरवाहों का, वहाँ जाके चंग बजाना फ्री वक्त में, वो ट्रेंड ख़त्म हुआ और लोगों ने घर में बाड़े बनाना शुरू कर दिए, गांव में बनाना, तो वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब उनके पास कुछ और नहीं था। फिर हम जैसे जैसे मॉडर्न होते गए तो चंग, जैसे समझे कि सिंपल चंग की जगह हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया, तो इस वजह से उसका ट्रेंड ख़त्म हो गया। बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमें अच्छा लगेगा कि जो साज चरवाहे फिरागत के अंदर बजाते हैं नेचर से कनेक्ट करके, यकीनी तौर पे उसका तो एक अपना ही रिदम उस वक्त जो कायम होता है वो होता होगा। लेकिन आज हम चाहते हैं आप कौमी टेलीविजन के ऊपर भी चंग बजाएं और लोगों को सुनाएं कि किस तरह एक स्पिरिचुअली कनेक्ट करने वाला आला हमारे यहाँ एक खातून बजा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम प्लीज़ ज़रूर चाहेंगे। अच्छा, मैं ये भी चाहूँगी कि जो हमारे सुनने वाले हैं अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को छोड़ के बस 2-3 मिनट जो है ना इसको आंखें बंद करके सुने, मतलब कुछ करें ना, बस ये आंखें बंद करके सुने, उसकी फ्रिक्वेंसी और उसकी स्पिरिचुअलिटी को महसूस करें। ओके। वाह, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। अरे वाह। और ये इसके साथ एक फ्लूट का एसेंस सा महसूस होता है, ये क्या है? ये वाकई मुझे महसूस होता है ये वाकई है? वो इसलिए होगा क्योंकि फ्लूट भी जो है ना एक सांस से बजने वाला साज है और ये भी सांस से बजने वाला साज है। क्या बात है। तो ये इस वजह से जो है ना, हाँ, सिमिलरिटी हो सकती है। तो शाहीन गुल साहिबा, ऑब्वियसली इसको प्ले करने के लिए आपकी जो ब्रीदिंग है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और जब आप इसको प्ले करती हैं तो इसकी कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी करती हैं आप ब्रीदिंग को लेकर? नहीं, ब्रीदिंग को लेके मैं स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं कर रही। बस ये है कि आपको थोड़ा सा वैसे आपको हेल्दी खाने का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे आपका गला जो है वो सही रहे। आपका गला अगर ख़राब है, जैसे खांसी हो गई बिल्कुल या गला बंद हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, उस दौरान फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकते, उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। और मजे की बात ये है कि बता दूं कि सिर्फ जी बोलिए।
इसमें मैं ये कह रही थी कि इसमें गला यूज़ होता है, आपका सांस यूज़ होती है, आपकी ज़बान यूज़ होती है और आपकी फिंगर जिससे आपको ट्रिगर को दबाते हैं। तो ये 4 चीज़ें मिलके उसके बाद एक सुर उससे निकलता है साज से, फिर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है फिर आपसे उससे महसूस होते रहते हैं और आप एक वक्त पे वो वजद में कैफियत में चले जाते हैं। इंडीड इट इज। और ऐसा लगता है कि एक साज नहीं बज रहा, एक ऑर्केस्ट्रा प्ले हो रहा है, ऐसा एहसास होता है इसको सुनते हुए, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत खूबसूरती है इसकी। जी बेशक बेशक। और ये बताइए कि आप इसकी तरवीज के लिए खुद तो आप इसको बजा ही रही हैं, सिखा भी रही हैं आगे? देखिए अभी जो है ना फिल वक्त मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ, 9 साल की माशाल्लाह से मेरी बेटी है। तो घर से कहते हैं ना कोई भी तब्दीली कोई भी चीज़ आप शुरू करें तो पहले घर से शुरू करें। तो ये मेरा मानना है कि वाकई तब्दीली आपके घर से शुरू होनी चाहिए। तो बेटी को सिखाना शुरू किया। अब फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि फिर हम एक एकेडमी की तरफ जाएं जहाँ पे हम इसकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो बाकायदा नस्ल दर नस्ल हम उसको मुंतकिल करें, ताकि कल जो है वो शाहीन गुल अगर जाहिर सी बात है इस जहान में नहीं रहती तो एक एकेडमी हो, वहाँ पे कुछ टीचर हों जो उसको आगे नस्लों तक मुंतकिल करते रहें। अच्छा, आप अपनी बेटी को, बच्चों के अंदर ऑब्वियसली ये बहुत एक यूनिक सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमने शायद बहुत पहली दफ़ा देखा है और हमने अपने प्लेटफॉर्म से ही हमें सुनने का इत्तेफाक हुआ है। दुनिया भर में इस इंस्ट्रूमेंट को लेके आपने क्या ऑब्जर्व किया है? क्या लोगों को इस बारे में पता है? जैसे इमरान ने अभी इंटरव्यू में बताया कि 1000 के करीब इसके तो नाम है, मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। दुनिया भर में इसका क्या स्कोप? बिल्कुल, देखिए दुनिया भर में भी इसका स्कोप जो है ना वो डाउन हो गया है, काफ़ी हद तक डाउन हो गया। मतलब एक दौर था जब पहले सल्तनत का दौर था और उसमें एक स्टोरी थी कि जब एक कोई बादशाह या वो कुछ बीमार होते थे तो वो एक चंग बजाने वाला उसको बुलाया जाता था। 1 महीने तक वो स्पेसिफिक जगह पे वो बैठ के चंग सुना करते थे, फिर वो खुद को हील करते थे उससे। हाँ बिल्कुल ये था। और मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि 1-2 ब्राज़ील में हैं और यूएसए की तरफ है। जैसे मैं मतलब महसूस करती हूँ ना कि हमारे यहाँ से चंग जो है वो नापैद हो गया है और वो हो गया है, वहाँ पे वो लोग भी उसी चीज़ को का रोना रो रहे हैं कि यार हमने एक बहुत खूबसूरत चीज़ हमने खो दी है, उसको वापस लाना है। तो अगर आपको जो लोग देख रहे हैं शाहीन वो इसको खुद से शौकिया तौर पे बजाना चाहें तो ये तो हमें मिलेगा भी नहीं है इंस्ट्रूमेंट, या मिल जाएगा आमतौर पे? कैसे मिले? आपसे रब्ता करें लोग इसको लेने के लिए? मिलेगा, मतलब आपको वहाँ से मिल सकता है। आपको थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी और ये मतलब सिंध का वो जो एरिया है उस साइड से आपको मिलेगा। अब मुझे कराची से भी नहीं मिल रहा, हैदराबाद से भी नहीं मिल रहा। तो ये वो एरिया जो अभी भी सहराई एरिया है, सहरा तो इसको जरूर एक तो हुकूमत को इसको प्रिवेंट करने के लिए वहीं से मंगवाए। हाँ, इसको हुकूमत को प्रिवेंट करने के लिए काम, सिंध हुकूमत का वैसे इस हवाले से अच्छा काम रहा है। मुख्तलिफ जो सकाफती एक्टिविटीज़ हैं तो मेरे ख्याल में इस पर भी उनको तवज्जो देनी चाहिए, आपको भी जारी बात इन्वॉल्व करना चाहिए और आप खुद भी इसमें लोगों को हेल्प करें ताकि इस आले को इसको हम बचाएं, ताकि लोग इसकी जानिब आएं। हमारे पास फरमाइश आ रही है शाहीन, लोग हमारे जो बैक एंड पैनल पे वो भी बड़े मुतासिर हुए हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे नाज़रीन हुए होंगे वी बिलीव। तो हम चाहेंगे अगर आप हमें थोड़ा सा और कुछ परफॉर्म करके, यही या कुछ और जो भी आप करें, थोड़ा सा और हमें परफॉर्म करके अगर आप दिखाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। श्योर। मैं चाहूंगी कि अभी मैं आपको वो स्लो वाले रिदम में लेके चलूं, जरूर। आपको कोशिश करूंगी कि मैं स्पिरिचुअली कनेक्ट करूं। जरूर।
वाह शाहीन, Too good, amazing, amazing. क्या बात है, वेरी इंप्रेसिव शाहीन। आज चूंकि पाकिस्तान में वर्किंग वुमेन का कौमी दिन भी मनाया जा रहा है और उस मौके पे आप जैसी आर्टिस्ट का हमारे साथ होना जो कि यूनिक है अपने फन के अंदर, हमारे लिए बहुत ही काबिल फ़ख्र बात है। आपके पास चूंकि आप हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा जो ख़वातीन आपको देख रही हैं आज, उनको चूँकि आपने बड़ी मुश्किल काटी है मेन स्ट्रीम पे आने के लिए और अभी भी आई बिलीव एक लंबा सफ़र बाकी है, कुछ भी आप कहना चाहें इन दी एंड शाहीन? क्योंकि मैं खुद एक सिंगल मदर हूँ, तो जितनी भी माएँ हैं मैं उनको एक पैगाम देना चाहूँगी। देखिए हमारी जो नस्ल है वो तो अब यहाँ तक हम आ गए, जितना हमने देखना था देख लिया। अभी हमारी सेकंड जनरेशन जो हमारी औलाद है वो अब उनका दौर आने वाला है। आपने सिर्फ ये काम करना है कि अपनी बेटियाँ या अपने बेटे जो भी है उनके साथ आपने एक फ्रेंडली माहौल बना के रखना है, उनके साथ बिल्कुल दोस्तों वाला माहौल बना के रखें ताकि बच्चा आपसे डरे ना, उनकी छोटी छोटी बातें सुना करें ताकि वो कल को बड़े होके अपनी बड़ी बड़ी बातें किया करें। और मतलब आप उनको हर चीज़ की ट्रेनिंग दें। सबसे मतलब मैं खुल के बात करूँगी कि आप उसको सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बताएं जो कि बच्चों को ज़रूरत है। आपके अलावा अगर आप नहीं बताएंगे तो बाहर के लोग बताएंगे, ये मोबाइल फ़ोन बताएगा, उनका इम्पैक्ट उसकी ज़िंदगी पे गलत होगा। हाँ, तो एक माँ और एक बाप की हैसियत से बच्चों के साथ अपना फ्रेंडली रवैया रखें ताकि बच्चा आपसे डरे ना। जिस दिन बच्चा आपसे डर गया उस दिन जो है ना बच्चा आपसे कोई बात नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज शाहीन गुल साहिबा, इट वाज एन ऑनर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके इंस्ट्रूमेंट के हवाले से बात करके, आपके स्किल को लेकर हमने दुनिया को बताने की कोशिश की है कि ये भी एक स्किल है, एक आर्ट फॉर्म है और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पाकिस्तान के अंदर आप जैसी खातून इसको प्ले भी करती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा से हम आपको ज़रूर बुलाएंगे और आप इस इंस्ट्रूमेंट की तरवीज के लिए जो काम कर रही हैं उसमें भी आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। शाहीन गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हमने आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। गेम का आखिरी हिस्सा है और कारवां सराय आपको मालूम है हर इतवार की शाम आप 8:05 पे एक्सप्रेस न्यूज़ पे देखते हैं विद द लेजेंड मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के साथ। आज हमने बात करनी है, खास तौर पे आपको दिखाना है, इनफैक्ट जो नया सिलसिला शुरू हो रहा है वो किताबों के हवाले से है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब क्या बात करें, आपको दिखाते हैं। तीनों हज़रात, इससे पेशतर जो कारवां सराय थी उसको मैंने मंटो सराय कहा। अब एक और सिलसिला शुरू होता है और इसमें कारवां सराय बदलेगी बुक शॉप सराय में, किताबों की बातें होंगी। मेरा भी बहुत फेवरेट है एक गीत नूरजहां का कि हमारे हाथों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही। अब हमारे हाथों में तो हिना की खुशबू नहीं महक सकती इस उम्र में, लेकिन किताबों की खुशबू महक रही है। न सिर्फ मेरे हाथों में बल्कि बेअंस पूरी दुनिया के हाथों में। जो जो लोग किताब से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसे इल्म का एक वसीला जानते हैं, उन सब के हाथों में किताब की खुशबू होती है। और खुशबू वाकई ऐसी होती है कि जो इसका असीर हो जाए वो ज़हनी तौर पे अमीर हो जाता है। किताबों की खुशबू की भी 3 किस्में होती हैं मेरे नज़दीक। एक जो ताज़ा नई प्रिंट हुई किताब होती है, उसमें एक सादगी कंवारपन की और एक भेद भरी उसमें महक होती, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसके अंदर क्या है। और पुराने ज़माने में जब आम प्रिंटिंग प्रेस पे वो छपती थी तब उसमें जो प्रिंटिंग इंक है उसकी भी खुशबू होती थी। फिरोसन्स बिल्डिंग में मेन फिरोसन्स था, एक तरफ कोडेक था, एक तरफ गेंडर स्पोर्ट्स था। गेंडर स्पोर्ट्स शायद आज भी वो छोटी सी दुकान मौजूद है। और ये मलकियत थी चौधरी गुलाम रसूल तारड़ की। मेरा उनके साथ कोई ऐसा नहीं, लेकिन चौधरी गुलाम रसूल तारड़ बहुत बड़े कारोबारी थे लाहौर के,
और उनकी आल औलाद में से असलम परवेज़ जो एक्टर और मोइन नजमी जो मॉडर्न पेंटिंग में बहुत बड़ा नाम है, ये उनकी आल औलाद में से हैं। कोई किताब देख रहा था तो मैंने सामने देखा तो एक खातून चली आ रही है, मेरी तरफ नहीं, जनरली चली आ रही हैं, और वो इतनी खूबसूरत है और उनका कद जो है जैसे सरू का बूटा चलता आ रहा है। एक दो और किताबें रह गई, बोर तो नहीं हो गए हैं तो हो जाए, मगर मैं क्या करूं, मुझे तो बताना है ना। हाँ, ये मैंने कहा था डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ये सर 19 रुपये 75 पैसे की है, बुक सेंटर दिमाग। आप देखें कि ये मुजल्लद किताब है, इसकी हालत बहुत अच्छी। क्या बात है तार साहब, जब भी को बात करते हैं इंटरेस्ट वैसे ही डेवलप हो जाते हैं। और इस इतवार की रात 8:05 पे आप एक्सप्रेस न्यूज पे देख सकेंगे कारवा सराय, जिसके अंदर तार साहब मुख्तलिफ किताबों के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, हमारी आपसे मुलाकात होगी अब पीर के रोज इंशाल्लाह। कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा, वो आपने मिस नहीं करना। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह ठीक है, बानो मेहरबान।